सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हमने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी एंड क्लोजर ऑफ ऑर्बिट अंडर सेंट्रल फोर्स। जो यूनिट हमने कंसीडर करी है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ी, टू बॉडी प्रॉब्लम के रूप में भी पढ़ा, केपलर लॉज भी पढ़े। केपलर लॉज से हम लोगों ने ये जाना, चाहे प्लैनेट्स की मोशन हो चाहे सैटेलाइट्स की मोशन हो, 3 लॉज उसमें थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स वाला था, दूसरे वाले में एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और तीसरा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये ए क्यूब, सॉरी ए माने सेमी मेजर एक्सिस। सेमी का मतलब मेजर एक्सिस की आधी। मेजर एक्सिस 2a के बराबर होती है एलिप्स में, और सेमी मेजर एक्सिस होती है हाफ यानी a। ये हमने पढ़ा। तो जब सैटेलाइट का मोशन होता है तो उसमें हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली प्रिपेयर होने के लिए शुरुआत में आपको बताना चाहते हैं कि जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट की स्टेबिलिटी से क्या हम समझते हैं, इसमें हमें ये पढ़ना है। और ऑर्बिट ओपन या क्लोज का क्या मतलब हो सकता है, तो क्लोजर ऑफ ऑर्बिट, ये दो पॉइंट हम लोगों को कवर करने हैं। ठीक है, हम स्टार्ट, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति करता है, हमने हिंदी में बोला, जिसको इंग्लिश में लिखा है फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये तो हमारे सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टी है कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जब कोई भी पार्टिकल या बॉडी मूव करती है तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है। और एनर्जी का फॉर्मूला भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी का जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर प्लस ये वी आर, ये पोटेंशियल है। अब अगर इसी में हमने कुछ और बुद्धि लगाई, सरल भाषा में यही कहें कि अगर कोई इफेक्टिव पोटेंशियल बोल दिया जाए और हमारे पास दो ही टर्म रह जाए, एक काइनेटिक एनर्जी का हो और एक पोटेंशियल एनर्जी का हो, तो ये जे स्क्वायर अपॉन 2 mr स्क्वायर प्लस वी आर को हम बता दें कि ये इफेक्टिव पोटेंशियल है। वी आर इक्वल टू वी आर प्लस दिस मच, ये हमने कंसीडर कर लिया टू रिड्यूस इन वन डायमेंशनल मोशन इन आर। आर माने आप जानते हैं रेडियल का रिप्रेजेंटेशन है। तो यही इक्वेशन हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, E इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस ये दो मिला के क्या हमने लिख दिया, वी आर, हमने वी आर कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 अचीव कर ली। दूसरी तरफ एक हमने यहाँ पे कर्व बनाया हुआ है कि जब पार्टिकल या कोई बॉडी की डिस्टेंस r है और वो r हम वेरी कराएं, यहाँ पे हम लोग सैटेलाइट्स की बात करेंगे या प्लैनेट की बात करेंगे, क्योंकि वो मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है। ऐसा हमने इस हेडिंग में नहीं डाला, क्योंकि इस हेडिंग में पढ़ा हुआ है स्टेबिलिटी एंड क्लोजर ऑफ ऑर्बिट। तो सैटेलाइट या प्लैनेट की मोशन तो होती है अंडर सेंट्रल फोर्स, और इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं। अब कोई मतलब प्लैनेट कम दूरी पे है, कोई ज़्यादा दूरी पे है, कोई उससे ज़्यादा दूरी पे है, कोई उससे भी कम दूरी पे है, तो डिफरेंट डिस्टेंस पे अपनी ऑर्बिट बना के रिवॉल्व करते हैं। यही तो आपने पढ़ा या जाना। और सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी होती है, आपने पढ़ा होगा। तो हम जनरल वे में ऑर्बिट किसको कहेंगे, ऑर्बिट की इसमें इन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है,
द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज कॉल्ड इन ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है कि जो है सैटेलाइट या प्लैनेट रिवॉल्व करता है। अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति करता है तो जो उसका पाथ होगा वही उसकी ऑर्बिट कहलाती है। एक मोस्ट जनरल डेफिनेशन है इसकी। तो जो भी उसकी ऑर्बिट है या पाथ है उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन हमें देखनी है और क्लोजर ऑफ ऑर्बिट क्या होगी। हालांकि क्लोजर ऑर्बिट वही कहलाएगी जो इलिप्टिकल सर्कुलर पाथ बनाएगी, और ऑर्बिट तो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्प्रिंग ऑसिलेट कर रहा है वो भी एक ऑर्बिट ही कहलाएगी क्योंकि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति है। सिंपल पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम है, ये सब को हम ऑर्बिट कह सकते हैं क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन दी है क्या, द पाथ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज एन ऑर्बिट। तो हमने ये वाला कर्व सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति में देखा है कि बिना पोटेंशियल एनर्जी के आप फोर्स की बात नहीं कर पाओगे। F इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि ये जो कर्व है हम इफेक्टिव पोटेंशियल बनाते रहे हमेशा। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी को भी लिखते रहे जो बाद में लिखा। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हमने एनालिसिस करी थी ऑर्बिट्स की तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आ जाता है। एक एनर्जी जो है ये लीनियर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से है और ये एंगुलर मोमेंटम माने जिसमें एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि एंगुलर मोशन भी है और लीनियर वेलोसिटी भी होती है। अगर इस पर ध्यान दोगे इस इक्वेशन पे तो जो एंगुलर वाला जो एनर्जी का टर्म था उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हमने मिला के इसको हमने इफेक्टिव कह दिया, जो कि इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी कर्व ये होता है जो कि आपने 11th 12th क्लास से पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी पढ़ा है। क्योंकि हम लोग पिछले टर्म पे ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि हम ये प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के भी लिए इस्तेमाल करें, एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत जो मोशन होता है उसको। भाई F इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स से। दो चार्जेस के बीच में भी तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स लगता है, यानी कि सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत गति वहां भी होती है। समझ रहे कि नहीं? तो अब इसमें जो आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और एक्चुअली जो ऑर्बिट बनाए रखने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको वर्चुअल फोर्स आप कहते हो वो भी लगता है। तो इन्होंने क्या किया है कि जो VR है, जो VR है ये वाला उसको U बनाया नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और जो सेंट्रीफ्यूगल वाला था उसको भी बिना उसकी प्रेजेंस के क्या आप मोशन डिस्क्राइब कर सकते हो सर्कुलर या इलिप्टिकल? नहीं कर सकते हो। तो ये दोनों का जब हम कंबाइन करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, तो ये आता है, ये डॉटेड है क्योंकि ये लगते हैं। अगर हम इस कंपोनेंट को या इस टर्म को बनाना चाहें तो ये एक्चुअल है VR जो पुराना वाला है, ये कर्व है जब भी सेंट्रल फोर्स के अंदर, ये डॉटेड नीचे वाला और ये डॉटेड ऊपर वाला ये सेंट्रीफ्यूगल वाला है, और इफेक्टिव वाला ये है जिसका एक्सप्रेशन आपने ये लिखा है। इसको हमने ये प्लॉट किया है और इसमें जो ये VR है इसमें से ये वाला जो पोर्शन है वो ये है, और इसका इसमें ये जब मिला CF का मतलब ये इससे बना है, उसकी वैल्यू आप जानते हो mv स्क्वायर अपॉन r, जो F जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर अपॉन r आपने पढ़ा होगा, फोर्स के रूप में ये होता है। अब इसी को आप माइनस dv अपॉन dr कह सकते हैं, है ना, ठीक है। और इससे आप पोटेंशियल निकालोगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा,
ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये हम इक्वेशन अब मिटा रहा हूँ ताकि आगे की चीज़ें लिखी जा सकें। तो अभी ग्राफ लेंगे, मतलब इसको मिटाऊंगा। ये हम लिखी हुई चीज़ इतनी मिटा दे रहे हैं ताकि हमें कुछ बना जा सके, आपको समझा सके। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत आता है। दिस इक्वेशन का मतलब जो लास्ट थर्ड इक्वेशन कही थी, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट द रेडियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mr डॉट स्क्वायर। r डॉट का मतलब dr by dt माने वेलोसिटी, एंड द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी फॉर द रेडियल मोशन इज VER। रेडियल मोशन के लिए रेडियल पार्ट एनर्जी का तो वो हो गया काइनेटिक एनर्जी का, और जो रेडियल मोशन के लिए VER है ये पोटेंशियल एनर्जी। द लेटर इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, एक VR है और दूसरा VCFR है ना। अब यही आप I ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसको J स्क्वायर को J इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, I ओमेगा, तो I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। तो I को आप mr स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखोगे तो फाइनली ये जो VCFR है इसको इन्होंने समझाया है J स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर को, इसकी वैल्यू जब आप J की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हाफ mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि I और थीटा डॉट का मतलब हमारा I ओमेगा स्क्वायर भी होता है, ऐसा आपने पहले भी पढ़ा है। द सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी ऑफ द रेडियल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा, और ये है क्या, एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी बोलना हो ना, तो इसको आप क्या कहोगे, सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी फॉर द रेडियल मोशन। ये सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी का ही लिए है फॉर रेडियल मोशन। रेडियल का मतलब है किसी रेडियस बना के करना। ऑब्वियसली रेडियल, देखिए आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था, अब आपको एक शब्द रटना है रेडियल एनर्जी, ठीक है। J स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर या हाफ I ओमेगा स्क्वायर, जो भी कहें। ऑब्वियसली द फोर्स एक्टिंग द पार्टिकल, ये आप पहले से जानते हो, mr डबल डॉट, फोर्स को आप mr डबल डॉट कहते हो, और होता है सेंट्रीफ्यूगल वाला आपने पढ़ा ही है, mr ओमेगा स्क्वायर या थीटा डॉट स्क्वायर, mr थीटा डॉट स्क्वायर। सपोज द सेंट्रल फोर्स इज अट्रैक्टिव, आप जानते हो सेंट्रल फोर्स अट्रैक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस के बाई, देखिए फोर्स तो माइनस के बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो माइनस के बाई आर होता है, ये ध्यान रखना, यही आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। एंड द ग्राफ इज प्लॉटेड एज शोन इन द फिगर, इसी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना। द प्लॉट ऑफ द रिजल्टेंट VER कैन हैव ए मिनिमम विद ए फाइनाइट नेगेटिव वैल्यू। ये जो मिनिमम वैल्यू है, इसने कहा कि एक फाइनाइट नेगेटिव वैल्यू होगी, और ये फाइनाइट नेगेटिव वैल्यू कब होती है, जब R इक्वल टू R0 होता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो। 10 allowing a range of bounded orbits, मतलब जब वो मिनिमम है तो मिनिमम से थोड़ा बहुत होगी और उसी को अचीव करे रहना चाहेगी मिनिमम वाले को, है ना। तो इसी में कह रहे हैं रेंज ऑफ बाउंडेड, इनफैक्ट मोशन इज कॉल्ड बाउंडेड इन R। जब ऐसा प्लॉट होगा, ऐसी रेंज बनेगी, तो ऐसे में इन्होंने कहा कि जो मोशन है ये बाउंडेड मोशन कहलाएगा, है ना। अब इन्होंने कहा कि से R इक्वल टू R मैक्सिमम या R इक्वल टू R मिनिमम पे ही होगा। फॉर ए बाउंडेड मोशन बोथ ऑफ दीज बाउंड्स मस्ट एग्जिस्ट, दोनों होने चाहिए। तो अब इन्होंने कहा कि जो इक्वेशन है हमारी कौन सी, E इक्वल टू हाफ mr डॉट स्क्वायर प्लस VER, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब R इक्वल टू R मैक्स होगा या R इक्वल टू R मैक्सिमम पे, E इक्वल टू इन्होंने कहा ये VER के बराबर हो जाएगा, माने ये चीज जो है
काइनेटिक एनर्जी उसमें फिर नहीं बचेगी, जीरो होने पे ही तब होगा आर इक्वल टू आर मैक्स या आर मिनिमम। तो ऑल्सो फ्रॉम दिस ई माइनस, अगर इसी इक्वेशन को दूसरे ढंग से लिखें, ई माइनस हाफ एम आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू डी आर लिखोगे, क्या लिखोगे, डी आर, सॉरी ई माइनस, ये मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, गलत लिख दिया है, बी आर हमको यहाँ लिखना चाहिए था, और हाफ एम आर डॉट स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, एम आर डॉट स्क्वायर। ये या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होने चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर। तो जो पॉसिबल रेडियल मोशन कब होगा, जब ई ग्रेटर देन और इक्वल टू वी आर के बराबर है ना, ई ग्रेटर देन और वी आर के बराबर हो। सिर्फ उस इक्वेशन को समझना है, सिंपल सी कोई इक्वेशन हम लोगों ने टोटल एनर्जी की लिख रखी है। फिर इन्होंने लिखा है इन अदर वर्ड सम पार्ट ऑफ वी आर कर्व मस्ट लाई बिलो दी कर्व वी आर, माने कुछ जो है नीचे की तरफ जाएगा। For any radial motion, the path of particle moving under central force is called orbit. The condition for stability, अगर stable orbit है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या हेडिंग डाल रखा है, stability of orbit। तो stability के लिए हमने बात तो करी dv अपॉन dr की, तो इन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी के लिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा dv अपॉन dr इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट हमने जान ली, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स है तो पार्टिकल जो भी पाथ होगा उसको ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट कब स्टेबल मानी जाएगी, जब ये कंडीशन आ जाए। और बातें आपने देखी रखी हैं, टोटल एनर्जी क्या होगी, कैसी होनी चाहिए, और साथ में आप ये कहते हो, आप मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हो ना, डिफरेंशिएशन निकाला इक्वल टू जीरो कर दिया। अब वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो, ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू आर नॉट पे, पॉजिटिव होने पे मिनिमा होता है ना। तो इफ द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द सेंट्रल फोर्स, हाँ अब एक अलग बात, क्योंकि जितना हमने आसानी के साथ इसको लिख दिया है, आप ये समझ लीजिए कि इतना सिंपल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इनफाइनाइट तक हम सीरीज की बात करें, सॉरी अगर इनफाइनाइट की बात ना करें, कोई एन वैल्यू बड़ी ले लेते हैं, और इन्होंने कहा कि वी आर को हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, ए आर टू दी पावर n प्लस 1, इस टाइप का हम जो है पोटेंशियल एज्यूम कर रहे हैं, है ना। और एक कांस्टेंट हमने मान लिया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है, जो VCF आ रहे हैं, हम उसको इस तरीके से कर रहे हैं, B अपॉन आर स्क्वायर, जिसको इन्होंने B आर डी पावर माइनस 2, जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो होता है, ए जैसे सेंट्रल फोर्स वाला होता है, उसी टाइप का होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इसलिए इन्होंने BC को इस तरीके से मान लिया, ठीक है। तब इन्होंने कहा कि VAR को जब हम इफेक्टिव लिखते हैं, दोनों का सम लिखते हैं, तो आप एक AR टू द पावर n प्लस 1 और दूसरा BR टू द पावर माइनस 2 है, इसको हम ले लेंगे। अब इससे आप पहले निकालिए dV अपॉन dr, इसको सॉल्व कर सकते हो ना खुद भी? कर सकते हो, तो इक्वल टू 0 होगा, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो n प्लस 1 a r टू दी पावर एक कम हो जाएगा, n बचेगा, माइनस 2b r टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा, एट r इक्वल टू r नॉट। तो ये अगर r नॉट हम रख देंगे r की जगह पे, तो क्या होगा, n प्लस 1 इक्वल टू 2br नॉट माइनस n प्लस 3, इस तरीके से
गया। अब हम d2 v e अपॉन dr स्क्वायर निकालेंगे, तो ये 2b r नॉट टू दी पावर -4 हो जाएगा इंटू n प्लस 3 आएगा। अब इन्होंने कहा कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट होती है और सर्कुलर ऑर्बिट, अगर ऑर्बिट सर्किल की तरह है, सर्कुलर ऑर्बिट, भूल जाए कि हमने और कुछ पढ़ा है, हम सीधे सीधे इक्वेशन लेके चल रहे हैं। इन्होंने कहा विद r इक्वल टू r1, तो इन्होंने कहा, और किसके अंतर्गत गति हम पढ़ रहे हैं, अंडर सेंटर फोर्स, हम लिख नहीं रहे इसमें, समझ लीजिए। तो इन्होंने कहा कि ये जो है n+3 जो लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी n की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। -3 से बड़ा क्या होता है? -2 होता है, -1 होता है, यही तो होता है। तो इनकी दो वैल्यूज आपको पता है, दो वैल्यूज पता है, वही चीज इन्होंने आगे डिस्कस करी है। इसको मिटा दूं? अब मैं एक कर्व भी मिटा देता हूँ, जगह निकल आएगी। जो समझाने लायक था वो मैंने समझा दिया है, आप ये आगे और बढ़ जाएंगे। इसमें इन्होंने कहा है कि जो Fr होता है, Fr का मतलब सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन, जो एक्सप्रेशन है F इक्वल टू Fr r कैप पढ़ा है था, और सेंट्रल फोर्स के लिए Fr जो होता है -लेवर अपॉन लेवर r होता है, और इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है -n+1 ar टू दी पावर n, और इसी को लिख दिया है कि Fr इक्वल टू -kr टू दी पावर n लिख दिया, इसको k लिख दिया, k मिला के। यही तो आपने पढ़ा है kr टू दी पावर n सेंट्रल फोर्स को। अब जो है ये कह रहे हैं फर्दर एन ऑर्बिट इज सेड टू बी क्लोज। अभी हमने स्टेबिलिटी की बात करी थी, अब हम क्लोज की भी बात करें। और एन ऑर्बिट इज सेड टू बी क्लोज, कब क्लोज होगी? इफ द पार्टिकल एवेंचुअली रिट्रेसेस इट्स पाथ। ऑर्बिट तो हम किसी को भी कह सकते हैं, पाथ को कह सकते हैं। अगर वो क्लोज्ड है तो इसका मतलब है बार बार वो अपने पाथ को रिट्रेस करती रहे, बार बार रिपीट करती रहे अपने मार्ग को। द स्टेबल एंड क्लोज्ड ऑर्बिट्स, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है सर्कुलर, नॉन सर्कुलर का मतलब इलिप्टिक वगैरह भी हो सकती है, आर पॉसिबल फॉर, ये किस किस के लिए होंगी? n इक्वल टू 1 के लिए, और दूसरी n इक्वल टू, क्योंकि हमने फिजिकली तो कह दिया कि -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमें जो काम की जो नेचर में एग्जिस्टिंग हमको मिली वो n इक्वल टू -2 वाली और n इक्वल टू 1 वाली। तो n इक्वल टू 1 वाली के लिए इन्होंने लिखा है n इक्वल टू 1 के लिए Fr इक्वल टू -kr आपने पढ़ा है, ये हुक्स लॉ के रूप में जाना जाता है, F इक्वल टू -kx पढ़ा है, जो से जिसमें आप रिस्टोरिंग फोर्स करते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन करते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन और इलिप्टिकल मोशन पे ही पूरा यूनिवर्स, मतलब ऐसी ही मोशन से पूरा यूनिवर्स एक तरीके से अपनी स्थिति को बनाने में सफल है, चाहे वो एटम की बात करोगे और चाहे पूरे यूनिवर्स की बात करोगे। ठीक है, दो मोशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो लीनियर मोशन तो एक छोटा पोर्शन होता है कर्व का, ये कर्व मेरे सर के बड़ा करते जाओ, इससे छोटा सा काटो सर में दिखेगा। और वैसे भी आप इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या
टेंजेंशियल कंपोनेंट आप निकालते हो वही होता है, रेडियल कंपोनेंट आप कहते हो, है ना? ठीक है, तो ये चीज है, आपने इसको देख लिया। तो इसको इन्होंने डिस्कस किया है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। Thus the condition for the bounded motion is that there is a bounded region of R in which the total energy is greater than or equal to VER, या तो उसके बराबर होगी, माने हमारा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है 0, अन्यथा कुछ वैल्यू होगी तो ई ग्रेटर देन VER हो ही जाएगा। द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट इज n ग्रेटर देन -3, इसको मैं बार बार एम्फासाइज कर रहा हूँ, n इक्वल टू n ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन -3 इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट विद द फोर्स लॉ Fr इक्वल टू -kr टू द पावर n। फोर्स का लॉ हमारा -kr टू द पावर n होना चाहिए, जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन -3। Further, the orbits are closed only for the inverse square law of force n equal to -2 of the Coulombian or Newtonian type, and for the linear law force n equal to 1 for Hooke's type। तो अब एक चीज और हम निकाल सकते हैं कि जो हमने इक्वेशन पहली इक्वेशन लिखी थी, कौन सी लिखी थी? E इक्वल टू हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर प्लस VR। तो इसमें हाफ एम आर डॉट स्क्वायर को आप सब्जेक्ट बना लीजिए, तो क्या होगा? हाफ एम आर डॉट स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर माइनस VR, यही तो होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को और n से डिवाइड कर दीजिए, तो आर डॉट स्क्वायर आएगा। फिर आर डॉट क्या निकलेगा? वो एक्सप्रेशन इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है, 2/m ब्रैकेट के अंदर e माइनस VR, इस तरीके से पहले इकट्ठे लिख दिया है, और माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर लिख दिया है। कोई दिक्कत इस इक्वेशन को देखने में? इक्वेशन नंबर नहीं डाला है, हम डाल दे रहे हैं 4, ठीक है। अब कुछ जैसा कि आप मैकेनिक्स में करते हो कि आर डॉट को हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिक फोर्स ऑफ dr बाई dt होता है, ये पहले भी आप कर चुके हो, dr बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dt, और इसको आप ऐसे भी लिख देते हो dr बाई d थीटा इंटू आर डॉट ऐसे कर दो, d थीटा बाई dt को हमने थीटा डॉट लिख दिया, और थीटा डॉट को हम लोग लिख देते हैं j अपॉन mr स्क्वायर, क्योंकि j इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। या इसी से dr बाई d थीटा हम लिख सकते हैं, क्या निकलेगा? mr स्क्वायर अपॉन j इंटू r। इससे dr बाई d थीटा क्या निकलेगा? dr बाई d थीटा क्या निकलेगा? तो निकल ही आया, dr बाई d थीटा तो निकल ही आया, mr स्क्वायर बाई j इंटू आर डॉट, और आर डॉट वैल्यू आपने ऊपर लिखी रखी है। तो ये आर डॉट की वैल्यू जब मिलाओगे तो ये आएगी dr बाई d थीटा इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट, जब आप इसके अंदर ले जाओगे mr स्क्वायर बाई j, तो n स्क्वायर r टू द पावर 4 अपॉन j स्क्वायर जाएगा, और पहले से अंदर क्या था मैंने मिटा दिया है, फाइनली ये आएगा अंदर 2m r टू द पावर 4 अपॉन j स्क्वायर e माइनस VR इकट्ठा लिख दिया और माइनस r स्क्वायर। इसी से इन्होंने d थीटा की वैल्यू निकाली है, dr अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m r टू द पावर 4 अपॉन j स्क्वायर e माइनस VR, आर ब्रैकेट में है माइनस, और इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख दिया है, थीटा इक्वल टू डी थीटा की वैल्यू निकाली है, इसका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट प्लस आर नॉट टू आर, इसको चलना फिरना कहाँ आर नॉट से आर में,
dr अपॉन ये पूरा r स्क्वायर r टू द पावर 4 से हमने उसको बाहर निकाल दिया, रूट ऑफ 2m अपॉन j स्क्वायर t माइनस dr माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि हमने r टू द पावर 4 को बाहर निकाल दिया था। और इसी को r और थीटा इक्वल टू थीटा नॉट और थीटा इक्वल टू थीटा नॉट माइनस भी हो सकता है, क्योंकि रूट निकाला जाता है तो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो वेयर अब इन्होंने u के टर्म्स में भी कर दिया है नेक्स्ट वाले में, r इक्वल टू 1 अपॉन यू लिख के, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसमें बोर्ड पे, अब आपको सिर्फ डिस्कस कर ही देता हूँ, काम खत्म। तो ये E एंड J एंड द फॉर्म ऑफ सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल आर गिवन इन द ऑर्बिट इज फिक्स्ड u नॉट थीटा नॉट रिफर टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं। u नॉट क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। थीटा नॉट क्या होता है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको इन्होंने क्या लिख दिया है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द ऑर्बिट। ठीक है, फॉर वी आर इक्वल टू ए आर, समराइज करके लिखते हैं ए आर एन टू एन प्लस 1 द एबव इंटीग्रल कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड फॉर n इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3 फॉर n इक्वल टू 5 3 0 माइनस 4 माइनस 5 एंड 7 द रिजल्ट्स कैन बी इन टर्म्स ऑफ इलिप्टिकल इंटीग्रल्स। जो रिजल्ट हम लोग को यहाँ डिस्कस करना नहीं है, इसको हटा भी सकते हो। द रिजल्ट्स द इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज नॉट ऑब्टेनेबल इन द क्लोज फॉर्म फॉर अदर वैल्यूज ऑफ n। मतलब n इक्वल टू 2 के लिए तो क्लोज्ड आती हैं, औरों में आती नहीं, सर डिस्कस करके छोड़ना है, करके नहीं दिखाना है। इसीलिए इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स नेचर ने लिफ्ट किया, क्योंकि मैथमेटिकली भी हम करके देखते हैं तो निकलता नहीं है। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स जो आपको अच्छी लगें और आप अनसॉल्व पेपर में पलट पलट के देख लीजिए, उनको आपको करना है। स्टेबिलिटी एंड क्लोजर ऑफ ऑर्बिट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, जहाँ तक मेरी याददाश्त है। अब आप स्वयं अनसॉल्व पेपर से पलट के चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है, आधा घंटा बचा है। सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन हम शॉर्ट में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, अब आपने देखा है कि अर्थ है हमारी, सपोज करते हैं अर्थ की रेडियस r है, और कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करा दी है। सपोज करते हैं किसी जगह पे ये P पॉइंट पे है, और उसमें जो उसकी वेलोसिटी है उसके टेंजेंट से हमने दिखा दिया है। ठीक है, ये r अर्थ की रेडियस है और अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है। सैटेलाइट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पढ़ के हम ज़रूर सुना देते हैं। देखिए, नेचुरल सैटेलाइट हमारी अर्थ का मून है। उसके अलावा आज के डेट में बहुत सारी सैटेलाइट्स बहुत सारे यूजेस की वजह से, क्योंकि एडवांसमेंट हो चुका है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में उसका यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्ट के लिए किया जाता है, बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसको हम पढ़ के सुना देते हैं। और ये चीज़ और जान लीजिए कि अगर हमारी जो वेलोसिटी है vi है, तो उसके पास एक तो टोटल एनर्जी होगी सैटेलाइट के पास, घूम रही है, तो लीनियर जो वेलोसिटी है उसकी वजह से एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी म्यूचुअल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट का कुछ ना कुछ तो मास हो गई। जैसे हमारा ही मास होता है, अगर हम अर्थ पे रहते हैं तो किसकी वजह से रहते हैं? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, है ना? तभी धरती माता कहते हैं, और ये हमको गोद में हमेशा बिठाए रखती हैं, कभी आप उछलोगे भी तो गोद में ही आ जाओगे, है कि नहीं? तो ये है स्थिति इसकी। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Gmm अपॉन r
भी कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है वी हैव स्टडीड द मोशन ऑफ ए प्लैनेट एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इन फैक्ट ए बॉडी विच रिवॉल्व्स कॉन्स्टेंटली अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी इज सेड टू बी सैटेलाइट। मच लार्जर बॉडी हमारी अर्थ हो गई। We know that the Earth and the other planets revolve around the Sun in their specific orbits. The Moon revolves around the Earth, and the planet Jupiter and Saturn have 6 and 9 moons respectively. हमारे पास तो एक ही मून है ना। जुपिटर के कितने हैं? 6 और सैटर्न के 9 सैटेलाइट्स। All these are examples of natural satellites. चाहे मून हो चाहे उसके 6 और 9 है ना। Each of these satellites is attracted by its primary with a force given by Newton's law of gravitation. Scientists have also been able to place man-made satellites revolving around the Earth or Sun. They are called artificial satellites. The theory discussed above for the orbits and planetary motion is valid for discussion of satellites. An artificial satellite of Earth is a body placed in a stable orbit. अभी हम लोगों ने stability of orbit पढ़ी है। The Earth with the help of multi-stage rockets, rockets के थ्रू हम लोग orbit में fix करते हैं। First, it is necessary to take the satellite to the altitude h. सबसे पहले हमें altitude h पे पहुंचाना होता है। Where at the point P by some mechanism it is given the necessary orbiting velocity. ऑर्बिट में मूव करने के लिए उसको वेलोसिटी चाहिए, और जो वेलोसिटी चाहिए वो वेलोसिटी हम प्रोवाइड एक बार करा देते हैं, फिर हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही जो है, जैसे कि हमारा मून मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करा देता है उसको, उसके बाद वो करता रहता है। ठीक है। Where at the point P by some mechanism it is given the necessary orbiting velocity called the insertion velocity. इसको क्या कहते हैं? तो V के नीचे हमने I लगाया हुआ है, इसको insertion velocity कहेंगे। क्या कहेंगे? Insertion velocity. The total energy of the satellite relative to the Earth is given by, आपको ये इक्वेशन हमने लिख के बता दिया है। The orbit will be an ellipse, a parabola, a hyperbola, depending on whether E is negative, 0 और positive. E अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा? एलिप्स। पैराबोला कब होगी? 0 होने पे। और हाइपरबोला कब होगी? जब पॉजिटिव होगा। लेकिन हर एक में नेगेटिव ही रहती है, तो एलिप्स ही रहता है। इन ईच केस द सेंटर ऑफ अर्थ इज एट फोकस ऑफ द पाथ। Therefore the satellite will be moving in elliptical orbit, चूँकि हमारी नेगेटिव होती है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो VI है इसकी वैल्यू जो है हमेशा लेस देन 2gm अपॉन r+h से रहती है। वैसे VI की वैल्यू जो होती है वो ये निकलती है, उससे कम रहेगी। कारण ये है कि इससे मिलने वाला जो नेगेटिव बड़ा पोर्शन रहेगा, उसकी वजह से इसकी वैल्यू कम रहती है। इसी से निकाला। द टोटल एनर्जी डिटरमाइंस द साइज और सेमी मेजर एक्सेस ऑफ द ऑर्बिट। इसकी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दोबारा लिख दिया था प्लस EJ² अपॉन mk²। के की वैल्यू आप जानते ही हो, Gmn होती है। इसको आप अपने आप पढ़ सकते हो, मैं टाइम क्यों उसमें खर्च करें। लेकिन हाँ, हमारे बताने लायक एक चीज़ है जिस पर शायद अपने आप ध्यान ना दे पाओ, उसको मैं फिगर के द्वारा समझाना चाहूँगा। ठीक है। कि जो फिलिप्स की जो थ्योरी है वो कैसा बनता है, तो ये फिगर में समझाना चाहूँगा आपको। आपका सर्कुलर मोशन आपको सबको समझ में आता है। ये सर्किल है, सबको क्या है ये? सर्किल। ठीक। अब अगर इसकी जो डायमीटर है, इसका डायमीटर क्या है? ये हम रेडियस उसकी a माने तो ये डायमीटर इसका 2a के बराबर है। ठीक है। अगर यही इलिप्स होता जैसा कि सन ऊंचाई पर होता है, तो ये आपने देखा होगा। ये आपका सन या अर्थ है। अगर सैटेलाइट है तो ये अर्थ है।
प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा है तो ये सन है। ये इलिप्टिकल जो पाथ को मूव करता है, और इसी तरीके से आप एक किनारे पे दिखाते हो सन को, है ना, ठीक है। ये r1 डिस्टेंस और ये r2 डिस्टेंस हो जाती है, लेकिन जो ये 2a है वो बराबर रहेगा। कितना रहेगा? वही होगा जो पहले था, ये डिस्टेंस 2a ही कहलाएगी। अगर ये और ज्यादा चपटा होता है तो चपटा तो हो जाएगा, लेकिन जो 2a है वो चेंज नहीं होगी। क्या नहीं होगी? चेंज 2a। इधर की ओर बढ़ जाएगी, जितना ये इधर गई है उतना ही आगे बढ़ जाएगी। ये जो सेमी मेजर एक्सिस है वो a ही रहेगी, एनी रेडियस के बराबर। अब आप जैसे पढ़ते हो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, तो रेडियस वाला काम आधी मेजर एक्सिस करती है, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये 2a ही लिखा है। डिस्क्रिप्शन फिगर में मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जे बदल जाने पे क्या होता होगा? विद सेम एनर्जी वेरियस ऑर्बिट्स हैव द सेम फोकस। फोकस वही है, बदला नहीं। ये अटल सत्य है, ध्रुव तारा की तरह। सर्किल बनेगा तो ऐसे बनेगा, अगर किसी माइनर एक्सिस को लेके बनेगा तो ऐसे बनेगा, अगर माइनर एक्सिस छोटी हो जाती है, लेकिन मेजर एक्सिस नहीं बदलेगी। वेरियस ऑर्बिट्स हैव द सेम फोकस एंड सेम ही मेजर एक्सिस। फोकस सेम, मेजर एक्सिस सेम। साफ लिख रहा है ना नीचे फिगर कैप्शन में, लिख नहीं रहे हम। बट डिफरिंग इन एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी डिफरेंट होने का मतलब माइनर एक्सिस में चेंज होगा। तो यही डिस्कशन है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। फॉर सर्कुलर ऑर्बिट द इंसर्शन वेलोसिटी इज फाउंड by equating the centripetal force mv square upon r to the gravitational force gmm upon r square। वही फॉर्मूला है जो तुमने इंटर में पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। r इक्वल टू आर प्लस एच है, तो वी आई स्क्वायर इक्वल टू, वही फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने, अंडर रूट वी आई इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच। कोई नया फॉर्मूला नहीं है। जहाँ पे r इक्वल टू, यहाँ r लिखोगे तो r इक्वल टू आर प्लस एच होगा। इसके अलावा सर्कुलर ऑर्बिट के लिए e इक्वल टू 0 होता है, और सर्कुलर ऑर्बिट e इक्वल टू 0 होता है, तो उसमें वी आई इक्वल टू यही निकल के आता है अंडर रूट ऑफ दिस। इसी को आप आर प्लस एच लिख दो, तो ये अपने आप पढ़ लीजिएगा, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, सिलेबस में भी अलग से नहीं है। कभी कभी ज़बरदस्ती लोग पूछ देते हैं, तो मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया है। इन्होंने बताया पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो तो टी का फॉर्मूला भी इन्होंने लिख के बताया कि पाई आर अपॉन वी होता है वी आई। ये 2 पाई आर की जगह पर हो जाएगा आर प्लस एच, और वी आई हो जाएगा, और वी आई की वैल्यू जब रख दोगे तो 2 पाई आर प्लस एच 3/2 हो जाएगा। इस वाले में से एक स्क्वायर के रूप में ऊपर चला जाएगा अंडर रूट जी एस, ठीक है। टेबल में इन्होंने वो कैलकुलेशन करके दिखाई है कि अगर हमें किसी सैटेलाइट को 10 किलोमीटर की हाइट पे करना है, तो मैं बनाऊं टेबल या आप देख रहे हो खुद ही। 10 किलोमीटर पे अगर हाइट पे हमें किसी सैटेलाइट को अर्थ के 10 किलोमीटर ऊंचाई पे फिक्स करना है, तो उसकी वी आई जो है 7.894 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए होती है। वी आई का मतलब जो इंसर्शन वेलोसिटी है, मतलब जब वो ऊंचाई पे पहुंचता है तो उस समय उसकी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वो ऑर्बिट में सेट हो पाए। तो टाइम पीरियड मैंने कितने देर में ये चक्कर लगाएगा? 1 घंटा 25 मिनट। पूरी पृथ्वी का चक्कर 1 घंटा 25 मिनट में लगा लेगा, बड़ी तेजी चलेगा। अगर आप 320 मीटर की हाइट पे चक्कर भेजो, 320 किलोमीटर कम नहीं होता, 320 किलोमीटर कितनी दूर पहुंच जाओगे? मथुरा, यहाँ से मथुरा, है ना। इतनी ऊंचाई पे आपको स्पेस में जाना पड़ेगा।
इलाहाबाद कितना 280 किलोमीटर, इलाहाबाद से भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। इतनी दूरी, इतनी हाइट पे अगर सैटेलाइट फिक्स करते हो तो भी स्पीड 7 पॉइंट थोड़ी सी कम चाहिए, 7.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और लेकिन ये घूम कितने देर में लेगा, 1 घंटा 31 मिनट का टाइम लगाएगा। मैंने जो फॉर्मूले दिए हुए ना, इन्हीं से सब कैलकुलेट करके रखा हूँ। अगर हम 1600 किलोमीटर हाइट पे अगर फिक्स करते हैं तो स्पीड 7 पॉइंट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे हमें थोड़ी सी कम स्पीड की जरूरत पड़ेगी। ये 1 आवर 58 मिनट में जो है ये चक्कर लगा लेगा पूरा, एक साइकिल पूरा करेगा। लेकिन 35,800 किलोमीटर पे अगर फिक्स करते हो तो स्पीड 3.070 चाहिए, बस 70 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये चक्कर लगाएगा लगभग 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा। ये इसलिए हमने बताया क्योंकि हम लोग जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल भेजते हैं वो यही वाले भेजते हैं, क्योंकि हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ज़रूरत होती है कि हमारी अर्थ भी रिवॉल्व करती है 24 आवर्स में, और 24 आवर्स में वो भी चक्कर लगाएगा, है ना। तो होगा क्या कि 24 घंटे में तो हमेशा हमारा जहाँ भी इंडिया है, जैसे ये इंडिया है तो इंडिया के सामने ही हमेशा रहेगा। अर्थ का जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उसी डायरेक्शन में हम उसको फिक्स करेंगे। तो ये आगे थोड़ा सा स्पीड से पढ़ लीजिए। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होती है? फॉर ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, इफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ अर्थ ड्यूरेशन 1 डे रोटेशन, द ऑर्बिट इज सेड टू बी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऑर्बिट को क्या कहोगे? जियो सिंक्रोनस, माने पृथ्वी के हिसाब से उसको सिंक्रोनाइज कर दिया, मिलान कर लिया। यही तो मिलाना ही तो हो गया। जैसे हमारी पृथ्वी घूमती है उतनी ही हिसाब से वो सैटेलाइट भी घूमे, है ना। हम यहाँ हैं, थोड़ा सा पता चला एक 24 घंटे में हम लोग कितने 12 घंटे में पहुँच जाते हैं। अमेरिका हमारी जगह आ जाता है और हमारी जगह अमेरिका पहुँच जाता है, यूएसए। तो उस 12 घंटे में हमारा सैटेलाइट यहाँ था तो 12 घंटे में वो वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ पे हमें जाना है। Earth's duration, the orbit is said to be geosynchronous orbit. For such an orbit, the period must be 24 hours. और करेक्टली जो हम कहते हैं एक्चुअल में वो 23 घंटे 56 मिनट 4.099 सेकेंड होता है। हम राउंड ऑफ करके 24 आवर्स बोलते हैं, एक्चुअल में 23 आवर्स 56 मिनट 4.099 सेकेंड होता है एक्चुअल कैलकुलेशन। यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ, द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज, ये 42,164.2 किलोमीटर आता है, वेयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ। 42,164 किलोमीटर में आपको अर्थ की रेडियस को घटाना पड़ेगा, तभी वो जो है 35,880 के बजाय 786 इन्होंने निकाला है। आगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी होगी? इफ द हाइट ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट इक्वेटर अबव द अर्थ, इक्वेटर भी ध्यान रखना, इक्वेटर पे ही हमेशा के हिसाब से भेजा जाता है, ठीक है। इज सच दैट इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, देन द सैटेलाइट वुड अपीयर स्टेशनरी ओवर ए पॉइंट ऑन अर्थ्स इक्वेटर। सच ए सैटेलाइट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड द ऑर्बिट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देयरफॉर ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वी मस्ट हैव द ऑर्बिट टू बी जियो सिंक्रोनस। हमारी ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, एंड टू स्टे ओवर द जियोग्राफिकल इक्वेटर ऑफ द अर्थ। द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो डिफरेंस करके 35,786 किलोमीटर। और थोड़ी सी और भाषा बदल के लोग बोलने लगे कि चूँकि जब बहुत सारे वाहन चलने लगते हैं तो कहते हैं भैया पार्क कर लो, तो इसको पार्किंग ऑर्बिट भी कहते हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज ऑफन called parking orbit. Artificial satellite used for telecasting are put in parking orbits. जो टेलीकास्ट के लिए हम एक जगह अपना पार्क कर देते हैं अपना, ठीक है। फिर सैटेलाइट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये आप अपने आप पढ़ लीजिए कि स्पेस को हमें, स्पेस कहाँ तक फैला हुआ है, इसी में जो रिसर्च होती है तो इसमें सैटेलाइट्स का बहुत ज़्यादा
मतलब सिग्नल विग्नल एक तरीके से वहाँ से लाने में, यहाँ से पहुँचाने में हेल्प करते हैं सैटेलाइट्स। इसके बाद उन्होंने कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के और क्या क्या यूज़ हैं, ये हम क्या बताएं अपने आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी करना चाहेंगे। मैं इससे ज़्यादा बताऊं ज़रूरी नहीं है, आई नाउ यू कैन डू योरसेल्फ। मैंने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अपने आप पढ़ लोगे ना, फिनिशिंग हमें तो हेल्प करनी है आपको, एमएससी के स्टूडेंट्स को। तो हम अगर टाइम लगा के पढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा जो है सिलेबस टाइम पे कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम एक दिन से ज़्यादा और स्टूडेंट को नहीं देंगे। अगले टर्म में हम स्कैटरिंग ही डिस्कस करेंगे, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स आप लगाते रहिए, फिर जब इकट्ठी हो जाएंगी तब किसी दिन प्रॉब्लम के लिए अलग से टाइम दे देंगे। वायर थ्योरम हम एक और डिस्कस करेंगे, हालांकि ये सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन एग्जाम में हमने देखा है पूछ दी जाती है तो उसको बताने में क्या हो जाए, है ना। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ ये है क्या वायरल थ्योरम। इन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया बुक में, मैंने अभी नेट से उस विकिपीडिया से देखी, बहुत ही क्लियर कट डेफिनेशन दी हुई है। ये जो एक्चुअल में जो वायरल थ्योरम है वो आप समझ लीजिए। मैं टाइम पीरियड इसको ना मानूंगा, काइनेटिक एनर्जी है T इक्वल टू -12। अभी लिखिए कुछ मत, लिखना चाहो लिख लो, सिग्मा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज करना है तो K इक्वल टू 1 to n F K डॉट आर। ये भी आप मीन वैल्यू या ये है वायरल थ्योरम, मैथमेटिकली ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नोटेशन जो आपके बुक में दिया हुआ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसको बाद में बुक से आप पढ़ेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ये जो इस शब्द, ये जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये लैटिन वर्ड्स है। इसका प्रयोग जो है लैटिन में होता है फोर्स या एनर्जी, फोर्स और एनर्जी। और जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एनर्जी, हमने बेसिक बता दिया। वायरियोल का मतलब या संबंधित होता है, जैसे अपने हिंदी में एक शब्द के दो उपयोग कर लेते हैं, वैसे इसका दो जगह उपयोग होता है, फोर्स से संबंधित और एनर्जी से संबंधित। यहाँ पे हम लोग ये जो चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली एनर्जी है। यहाँ में देखिए लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, एनर्जी लिखा है। तो इसको शब्दों में कैसे इन्होंने कहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। इट प्रोवाइड्स ए जनरल इक्वेशन। वायरल थ्योरम हिंदी वाले कहते हैं प्रमेय, है ना, क्या कहते हैं, प्रमेय। तो इट प्रोवाइड्स ए जनरल इक्वेशन दैट रिलेट्स द एवरेज। ये जो हमने लगाया है ये एवरेज के लिए ही तो लगाया है ना। इट प्रोवाइड्स ए जनरल इक्वेशन दैट रिलेट्स द एवरेज ओवर टाइम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। माने जिस टाइम इंटरवल के लिए हम उसके मोशन को कंसीडर कर रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टेबल सिस्टम, एवरेज ओवर टाइम ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टेबल सिस्टम, डिस्क्रीट पार्टिकल। आप क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में फर्क जानते हो। जब पार्टिकल का जो नेचर इंक्लूड करते हो, डिस्क्रिएटनेस होती है, जिसमें इंटीग्रेशन के बजाय हम
सिग्मा का साइन लगाते हैं, जैसे लगाया है। ये क्लासिकल। और जब कंटिन्यूअस बात आती है तो वहाँ पे आप ये वाला साइन लगाते हैं, है ना? ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टेबल सिस्टम डिस्क्रीट पार्टिकल, है ना, बाउंडेड बाय पोटेंशियल फोर्सेस, पोटेंशियल फोर्सेस के वो बाउंड है। with that of total potential energy, with that of total potential energy of the system, ये है इसका स्टेटमेंट वायरियल थ्योरम का। क्योंकि ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। एवरेज एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी संबंधित है राइट हैंड साइड में, है ना? और बाउंड करा भी किसने? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? अब देखिए अपनी किताब के हिसाब से पढ़ लो, जो आपने नोटेशन है ये तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, अपने नोटेशन में कर लेना। दिस थ्योरम इज वेरी यूजफुल इन वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। हियर द फर्स्ट वी शैल डिड्यूस द वायरल थ्योरम एंड एनर्जी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसके नोटेशन में आ जाते हैं। आपके पास जो बुक है उसके हिसाब से इसको मैं मिटा के दोबारा करता हूँ। आपने तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ा है, आपने कहा कि एफ जो है पी आई डॉट के बराबर होता है, पढ़ा आपने? आप कोई आई एफ पार्टिकल, उसमें के एफ लिया था, इसमें हम आई एफ ले रहे हैं, के ले लो, चलिए आई एफ आई इक्वल टू पी आई डॉट। एक क्वांटिटी हम लैम्डा इंट्रोड्यूस करें अगर, और हम ये कहें कि सिग्मा पी आई डॉट आर आई। पी आई डॉट का मतलब जानते हो? फोर्स, डीपी अपॉन डी तो होता है, यही तो हमने उसमें लिखा था अभी, उसके पहले एफ डॉट आर। तो पी आई डॉट आर हम लिख सकते हैं वेयर द सम इज टेकन फॉर ऑल द पार्टिकल्स, माने हमने इसमें सिग्मा लगा दिया, जिसको हमने उस नोटेशन में k इक्वल टू 1 to n लिख दिया था। लिख सकते हैं इन्हों का वेयर। अच्छा, तो टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा क्या होगा? डी लैम्डा बाय dt। ये क्या होगा? सिग्मा पी आई, एक बार आप आर आई के साथ डॉट लगा दीजिए और दूसरी बार में पी आई डॉट कर दीजिए और डॉट आर आई, ठीक है? अब यही जो इक्वेशन है हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। इन्होंने कहा कि इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एफ आई डॉट आर आई नहीं लिख सकते पी आई डॉट को, कहाँ गया ये वाला? सॉरी, एफ आई पी आई डॉट कहाँ लिखा है? पी आई डॉट कहाँ लिखा है? ये वाला लिखा है, इसको लिख सकते हो एफ आई डॉट आर। कहने का मतलब है डी लैम्डा बाई डी टी हमारा हो जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ सिग्मा पी आई डॉट आर इक्वल टू